Hello. Welcome to the channel. In this video, we'll discuss the Civil Services Prelims Examination 2023, right? 2024 का पेपर भी डिस्कस किया है, लेकिन उसमें वॉइस क्वालिटी का थोड़ा सा इशू है, बट आई थिंक इस वाले में नहीं रहेगा, कुछ टेक्निकल चेंजेस किए गए हैं, राइट? अपनी अप्रोच क्या रहेगी? दिस इज द 2023 पेपर, राइट? अपनी अप्रोच इसमें क्या रहेगी कि we'll see how to approach a question, right? How to read a question, then कैसे नॉलेज अप्लाई करनी है, कहाँ पे कॉमन सेंस अप्लाई करना है, कहाँ पर यूपीएससी के कुछ ट्रेंड्स होते हैं वो अप्लाई करना है, एंड इसके बाद वील रीच द आंसर, राइट? उसके बाद अगर इन सब के बाद भी अगर कुछ नहीं हो रहा है, देन वील स्किप द क्वेश्चन एंड वील सी कि कौन से क्वेश्चन स्किप कर दिए हैं एंड किन कंडीशंस में स्किप कर देना चाहिए, राइट? सो व्हाट इज आवर goal is to maximize everything we know and get as many marks as possible, है ना? कोई बोलेगा कि मतलब मिनिमम तो अपने को कट ऑफ क्लियर करनी है ना? कट ऑफ क्लियर करनी है, किसी को पता तो होता नहीं है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, तो वी हैव टू फोकस ऑन दिस मैक्सिमाइजिंग मार्क्स, अप्लाई एवरीथिंग वी नो, मतलब आपके अभी तक के जितने भी साल रहे हैं, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32 जो भी हैं आपकी ज़िंदगी के, उसमें जो कुछ भी सीखा है सब कुछ लगाकर वी हैव टू रीच दिस, वी हैव टू क्लियर दिस एंड देन गिव मीन्स, है ना? किसी का ये तो टारगेट होता नहीं है कि सिर्फ 5 प्रीलिम्स निकालूंगा, है ना? वी हैव टू क्लियर द पेपर, क्लियर द पेपर मतलब ऑल 3 स्टेजेस, उसके लिए ये फर्स्ट स्टेज प्रीलिम्स, दिस वी नीड टू क्लियर, उसके लिए ये सारी चीज़ें होंगी, राइट? अब से रेगुलर वीडियोस इसमें आएंगी, राइट? इस चैनल पे थोड़ा सा लेट हो गया है, हार्डली 50 डेज आर लेफ्ट फॉर द एग्ज़ाम, इफेक्टिव, राइट? बट कोई नहीं, आप पहले से तो पढ़ ही रहोगे, दिस इज़ जस्ट एन बूस्टर चैनल, आप समझ लो अभी के लिए, प्रीलिम्स के बाद वील को इन डिटेल फॉर एवरीथिंग, राइट? तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं, हर क्वेश्चन के आगे इस तरह से अलग अलग कलर स्कीम्स में चीज़ें मांग दें, जैसे यहाँ पे ग्रीन है, ये देखो आगे पिंक है, तो दिस डिनोट समथिंग, जैसे ग्रीन है ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, प्लेसेस इन द न्यूज़, या फिर जो इंटरनेशनल रिलेशंस की प्लेसेस होती हैं। इस तरह का रेड है तो पॉलिटी एंड स्कीम से रिलेटेड होगा, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर ब्लू, साइंस, टेक, डिफेंस येलो, इकोनॉमी पिंक, ठीक है? इससे आप क्या कर सकते हैं, बाद में अगर आप इसको डाउनलोड करके पढ़ते हो या फिर देखोगे तो यू कैन जस्ट नो कि एक टॉपिक से या फिर एक टाइप के टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, एंड देन यू रफली सी की हर टॉपिक से भाई मतलब 17 से 20, 25, 17 से 20 से 22 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, राइट? ऐसा नहीं कि ये छोड़ के चलो जाऊँगा और ये ऐसे कर लूँगा, राइट? तो लेट्स आई थिंक स्टार्ट। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि जैसे 2023 के पेपर में जितनी भी चीज़ें डायरेक्टली मेरे नोट से आ गई थी, उसका मैंने कंपाइलेशन करके इस तरह से बना डाल दिया है, जिससे ये पता चले आपको कि किस लेवल की प्रिपरेशन चाहिए, कि मैक्सिमम चीज़ आपके नोट से डायरेक्टली फंस जानी चाहिए, है ना? ये फाइनल नोट्स होते हैं, लाइक पहली बार आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो फिर मान लो 150 पेज के नोट्स हो गए, फिर आप उसको रिवाइज करोगे, सेकंड नोट्स बनाओगे, है ना? वो फिर आपके लगभग 50 पेज के होंगे, फिर वो और कम होंगे धीरे धीरे, और कम होंगे, फिर वो हार्डली 8-10 पेज के नोट्स बनेंगे, तो उस तरह से। जैसे मैंने पूरी ज्योग्राफी मैंने आई थिंक फिजिकल वाली तो 5 शीट्स में बना दी थी, इंडियन वाली अराउंड 10 शीट्स में बना दी थी, या फिर 8 शीट्स में बना दी थी, है ना? ये मतलब आफ्टर लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स गेटिंग इनटू योर हेड, एंड उसके बाद चीज़ें होती हैं, राइट?
think we'll start now. This is the first question. Right. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि झेलम रिवर पासेस थ्रू वूलर लेक. जिसने भी रिवर्स की पढ़ाई की है उसको पता है ये स्टेटमेंट करेक्ट है एंड दिस स्टेटमेंट कैन बी सॉल्व बाय नॉलेज. राइट, वन करेक्ट हो गया, मतलब नन अपने ऑप्शन से हट गया. नेक्स्ट, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक. कृष्णा रिवर की भी जो भी पढ़ाई करता है उसमें कहीं भी कोलेरू लेक का नाम आसपास नहीं आता है. राइट, मतलब मैंने जो पढ़ाई की उसमें तो नहीं आता, और उसमें भी डायरेक्टली फीड्स थोड़ा सा मतलब इस एरिया के आसपास आता है ना. लेकिन डायरेक्टली फीड्स तो ये थोड़ा सा, एक तो यूपीएससी का जो ट्रेंड है, जो भी मतलब बहुत सारे यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व किया उसको पता है कि इस तरह से जो डायरेक्टली फीड्स आ गया वो थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन गलत उसकी तरफ जा रहा है. तो यहाँ पे अपन समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये तो गलत है, और जो डिटेल में पढ़ा हुआ है उसको भी पता होना चाहिए कि नॉलेज से सॉल्व हो जाएगा. तो मतलब वन सही हो गया, टू गलत हो गया, मतलब नन भी निकल गया, ऑल थ्री भी निकल गया. अब या तो ओनली वन करेक्ट होगा या तो ओनली टू करेक्ट होगा. नेक्स्ट है meandering ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कन्वर लेक. एट द फर्स्ट इंस्टेंस तो भाई ये सही लग रहा है क्योंकि दिस इज़ बिहार एंड ये रामसर साइड भी आई थिंक थी, एंड लगता है कि हाँ भाई इसी से होगा. लेकिन यूपीएससी ने यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ज़्यादा गेम खेल दिया एंड यहाँ पे गंडक नहीं था. द एक्चुअल आंसर वॉज द बूढ़ी गंडक रिवर. है ना, बूढ़ी गंडक थोड़ा सा लोग कम पढ़ते हैं, गंडक तो कभी पढ़ लेते हैं जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज में हम लोग देखते हैं. तो उस वजह से मतलब अपन दो एलिमिनेट करने के बावजूद वी वर लेफ्ट विद इनसफिशिएंट नॉलेज. है ना, अब दो में मतलब जो जिसकी अच्छी तैयारी है उसको इसमें डाउट हो सकता है. मान लो डाउट अगर आ भी रहा है तो दो ऑप्शन में यू हैव टू टेक रिस्क. है ना, लेकिन ये ऐसा नहीं रिस्क कि पहली बार पढ़ो पहली बार में मार्क कर दिया, ये वैसा वाला रिस्क नहीं है. फर्स्ट यू हैव टू गो थ्रू ऑल 100 क्वेश्चंस. राइट, उसमें से आपको पता चल जाएगा अच्छा मैं लगभग 30-32 पे श्योर हूँ या 35 पे या 40 पे श्योर हूँ. उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू टेक अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन बाय यूजिंग कॉमन सेंस की. अच्छा किसमें तुक्का मार सकते हैं, किसमें तुक्का नहीं मार सकते हैं. और नहीं पता और गलत अगर होता भी है, दिस इज सच अ टफ स्टेटमेंट. ये गलत हो रहा था ना, ये मतलब मोर देन 99% का तो गलत हो गया होगा क्योंकि बहुत ही क्लोज जाके इसमें आ गया था. राइट, तो अगर इसमें नेगेटिव होता भी है तो इट विल नॉट अफेक्ट योर सिलेक्शन. क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन के गलत होने से कट ऑफ डेफिनेटली रिड्यूस होगी. इतना टफ क्वेश्चन था ये. राइट, तो अच्छा जिसकी तैयारी अच्छी होती है ना उसको ये सब पता भी चल जाता है एग्जाम में कि अच्छा ये भाई बहुत टफ क्वेश्चन है या फिर ये बहुत आसान क्वेश्चन है. लेकिन अब एग्जाम हॉल में इसके बारे में नहीं पता चलेगा कि सबको लगेगा ये तो भाई इजी स्टेटमेंट है, ये इजी स्टेटमेंट ये स्क्रीन में तो मैक्सिमम लोग ओनली 2 मार्क करके आगे बढ़ भी जाएंगे. लेकिन जब बाद में चेक करेंगे और गलत निकलेगा तब फिर समझ में आएगा ओ इससे तो भाई सबकी कट ऑफ मतलब पूरे एग्जाम की कट ऑफ गिर रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है. आई थिंक दैट वॉज मतलब ये पेपर ही ऐसा था, इसी वजह से इस पेपर में कट ऑफ आई थिंक 78 के आसपास थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. पोर्ट्स लिखा है, वेल नोन लिखा है, किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं. ठीक है, कामराजर पोर्ट फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, मे बी. मुंद्रा पोर्ट लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया, मे बी. विशाखापट्टनम पोर्ट लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया. देखो जो भी थोड़ा बहुत उस साल न्यूज़ फॉलो कर रहा था उसको पता होगा ये गलत है क्योंकि लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट पे जेएनपीटी का नाम बहुत बार आता था जिसको नावा शेवा कह रहे थे, मुंबई वाला. है ना, तो उसकी वजह से ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया. तो मतलब ऑल थ्री नहीं होगा, अभी भी तीन में डाउट है. राइट, इन दोनों के बारे में तो भाई कोई आइडिया नहीं है किसी को, हार्डली कोई इतना डिटेल में जाके पढ़ता है. राइट, नॉलेज अपनी हो गई ख़त्म, ऑप्शंस बचे हैं तीन. अब क्या करें, कॉमन सेंस तो इसमें काम करेगी नहीं. नेक्स्ट आते हैं हम लोग ट्रेंड पे. ट्रेंड क्या कहता है जब एक तरह की बात दो बार हो रही है दो अलग अलग स्टेटमेंट्स में, जैसे लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट. है ना, मतलब वो अलग बात है कि हम प्राइवेट लोन कंटेनर की बात करें लेकिन लार्जेस्ट की बात हो रही है दो जगह. तो जब इस तरह की बात होती है तो जनरली वन इज़ करेक्ट वन इज़ रॉन्ग. दिस इज़ अ ट्रेंड, इसको आप नोट कर लीजिए. है ना, कीप अ पेन एंड पेपर विद यू, या फिर आप डिजिटल नोट्स बना रहे जो भी कर रहे हो कीप अ पेन. इस तरह एक ये ट्रेंड नोट कर लीजिए कि अगर सिमिलर टाइप की बात हो रही है दो स्टेटमेंट्स में तो जनरली वन इज़ करेक्ट एंड वन इज़ रॉन्ग. तो अपने को ये पता चल गया है दिस इज़ तो रॉन्ग, इसके बेसिस पे अपन ये रिस्क लेंगे कि दिस इज़ करेक्ट. है ना,
तो अब अपने को पता चल गया नन भी नहीं होगा, ऑल थ्री भी नहीं होगा। अगेन हम लोग ओनली वन ओनली टू पर आ गए, है ना। अब यहाँ पर फिर अपनी नॉलेज खत्म हो गई है। अगेन रिस्क। अब यहाँ पे फिर अभी बाकी क्वेश्चंस के कंपैरिजन में डिपेंड करेगा कि इफ़ यू कैन स्किप और यू शुड अटेम्प्ट, राइट। तो नेक्स्ट तो फाइनल में पढ़ लेते हैं कि कामराजार पोर्ट क्या है। फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। अब इसमें भाई क्या करना है क्या नहीं करना है वो तो फिर उस समय भगवान ही मालिक है कैसे इसको सॉल्व करना है, वरना कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इन दोनों में से कोई एक मार्क कर दो, नहीं वरना तो फिर आप स्किप ही कर दो, राइट। वैसे ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। नोट्स में आपको दिखा देता हूँ। जैसे कृष्णा रिवर वाला क्वेश्चन था, है ना। कृष्णा रिवर कोलेरू लेक तो कहीं नहीं दिख रहा है अपने को, मेरे को तो कहीं नहीं दिख रहा है। कितने बड़े नोट्स बना लिए हैं, डैम भी मार्क किया हुआ है इसमें, लेकिन ये तो कहीं नहीं दिख रहा है, राइट। झेलम, ये देखो यहाँ झेलम लिखा है, झेलम से ये देखो यहाँ पे ये वूलर लेक, डायरेक्ट नोट्स, राइट। ये देखो पोर्ट्स, ये देखो मुंबई, ये है JNPT नवा शेवा सैटेलाइट पोर्ट लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, ठीक। ये मिल गया अपने को। कामराजर पोर्ट एनोर में है। अब इसके आगे ये तो लिखा नहीं है कि फर्स्ट रजिस्टर्ड, है ना, छोटी सी इन्फॉर्मेशन, लेकिन वही है यहाँ से ये मिलता है अपने को डायरेक्शन की। जब हम पोर्ट्स पढ़ रहे हों, जितने मेजर पोर्ट्स हैं एटलीस्ट सबके बारे में एक बार गूगल सर्च करके कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर है तो उसको नोट कर लिया जाए, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे चेन्नई पोर्ट के लिए नोट किया हुआ था कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट, है ना। ये भी देखो पहले मैंने इन्नौर को नीचे मार्क किया था, फिर बाद में इतनी डिटेल में तो मैं गया था कि चेन्नई और इन्नौर की लोकेशन देख लिया जाएगी, कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है, क्योंकि कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, राइट, है ना। तो ये पोर्ट्स पे थोड़ा सा और नोट्स है, और यहाँ पे कुछ उस तरह के उस समय के नए नए पोर्ट्स जो थे नाम में, प्रोजेक्ट उन्नति, इस तरह की चीज़ें जो भी न्यूज़ में चल रही थी वो सब नोट्स में है, राइट। सो 2 क्वेश्चंस डन एंड स्टिल वी हैव नॉट फाइनलाइज्ड। एक एकदम ऐसा शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन दिया, ये तो एकदम पक्का सही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग ट्रीज। क्या पूछ रहा है, डेसिडुअस ट्रीज इसमें से कौन से हैं, 3 में से, राइट। जैक फ्रूट नहीं पता, महुआ एंड टीक ये तो भाई नॉलेज से NCERT में दिया हुआ है, सॉल्व हो जाएगा। एंड ये दोनों ही डेसिडुअस ही नहीं, ये मॉइस्ट डेसिडुअस है। जो भी थोड़ा डिटेल में पढ़ा होगा उसको पता होगा, है ना। NCERT में बहुत ही डिटेल में लिखा हुआ है, उसके नोट्स भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखो मॉइस्ट डेसिडुअस में टीक, महुआ, इसका ये भी बनाया हुआ था SQ हैज़ KTM, मतलब इसमें सारे, मतलब वो इतना डिटेल में पढ़ना है कि आपको सब कुछ याद होना चाहिए। NCERT में जो लिखा है वो तो एब्सोल्युटली ये भाई क्लियर होना चाहिए, याद ही होना चाहिए। तो उस वजह से ये दोनों स्टेटमेंट तो क्लियर हो गई अपने को। जो भी डिटेल में पढ़ रहा होगा उसको पता होगा महुआ टिक तो भाई होता ही है। मैं डेसिडुअस कहानी आके रुकेगी इस पे। अब ये दोनों जब पता है तो मतलब नन नहीं होगा और ओनली वन नहीं होगा। अब यहाँ पे गाड़ी इसमें आके फंस गई, ओनली टू या ऑल थ्री में, है ना। यहाँ क्या कर सकते हैं, वही रिस्क लो या स्किप करो, जो करना है करो। फिर वहाँ पे वही है, फिर अपने को वही देखना है कि नेट पॉजिटिव कैसे पहुँच सकते हैं। नेट पॉजिटिव की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है ना। मान लो आप 10 क्वेश्चन इस तरह के आ रहे हैं और 10 में आप रिस्क ले रहे हो, 10 में रिस्क ले रहे हो। इसमें अगर 3 आउट ऑफ 10 आपके सही हो जा रहे हैं तो 3 से मिला +6, 7 के नेगेटिव से मिलेगा लगभग -4.67 के आसपास, तो भी आप इन दोनों के नेट में +1.33 के आसपास पॉजिटिव रहोगे, राइट। तो 10 में भाई 3 तक को तुक्का तो बढ़ेगा ना, है ना। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अपने को तुक्का मार मार भी सकता है। अगर इतने सारे क्वेश्चन हो गए हैं जिसमें दो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन बहुत बनेंगे पेपर में, मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया इज मोर एरेबल एरिया दैन चाइना, द प्रोपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कम्पेयर टू चाइना। अब देखो यार ये दोनों स्टेटमेंट NCERT में ही दिया था और दोनों स्टेटमेंट सही था, लेकिन UPSC ने इन दोनों में से एक ही कोई सही माना है। कौन सा है वो भाई UPSC ही जाने। जैसे रेडमोड एब्सोल्युटली करे, मतलब ये तो पेपर में भी आता रहता है। जो भी अगर एग्रीकल्चर की न्यूज़ देखता है या फिर हिंदू पढ़ता है या फिर कोई भी हिंदी एक बार भी पढ़ता है तो उसको पता होगा कि एवरेज प्रोडक्टिविटी भाई इंडियन एग्रीकल्चर में तो भाई कम ही है ना। चाइना
मतलब एडवांस एग्रीकल्चर यूज़ करता है, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करता है ना। तो चाइना में तो चीज़ें बेटर होंगी। जैसे राइस में आई थिंक इंडिया अगर 100 लीटर यूज़ करता है तो चाइना बाई 10 लीटर में काम चला लेता है, इस तरह का कुछ कुछ डेटा है ना। वो जब मेंस में पढ़ते हैं तो उसके लिए सब डेटा याद किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत, तो इन दोनों में से एक सही होनी थी, मतलब दोनों सही होनी थी, ओनली 2 आंसर होना चाहिए था, लेकिन ओनली 1 दिया है। सबका नेगेटिव होगा, कट ऑफ गिरेगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। Which one of the following is the best example of repeated falls in sea level, giving rise to present day extensive marshland? Extensive marshland, right? अब देखो, जो भी प्रीवियस ईयर बहुत सारे लगा रहा है उसको पता है कि ये भीतरकनिका मैंग्रोव्स और रन ऑफ कच्छ, ये तो भाई न्यूज़ में आता ही, मतलब बहुत बार रिपीट होता है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीट हुआ है ये थीम, है ना। ये जो दो नए हैं आइटम, इनके बारे में ज़्यादा सुना नहीं होता है ना। तो ये अपने को अब लगाना है कि प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव, अगर इतना ही एक्सटेंसिव मार्शलैंड है तो पता होना चाहिए, नाम तो सुना होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए या डी में से एक होना चाहिए, राइट। ये हो गई अपनी नॉलेज, नॉलेज हो गई समाप्त, ठीक। कॉमन सेंस इसमें क्या ही लगाओगे, है ना। कॉमन सेंस यहाँ पे एक जगह लग सकती है कि अगर इसका हिंदी वर्जन पढ़ लिया जाए तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि कच्छ भूमि, कच्छ भूमि की बात है, कच्छ भूमि बन जाती है, तो कच्छ भूमि से ये रन ऑफ का आंसर आ जाएगा। नहीं अगर बन रहा है, मतलब उतना दिमाग नहीं लगा कि ओ कि हिंदी वर्जन नहीं पढ़ना है, तो वी विल गो टू द ट्रेंड। ट्रेंड क्या कहता है कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दो एकदम अतरंगी नाम है और दो नाम ऐसे हैं जो सुने सुना या थोड़े फेमस हैं, तो जनरली आंसर ट्रेंड्स टू बी फेमस वाले में से एक, कोई एक, है ना। फेमस वाले में से कोई एक आंसर हो जाएगा, तो इसमें रन ऑफ कच्छ आप मार्क कर सकते हो। और अगर आप देखो भी, किसी को बताओ कि रन ऑफ कच्छ का जो फेस्टिवल होता है ना, या किसी ने टीवी में भी देखा होगा, तो पूरा ऐसे वाइट वाइट, पूरा ऐसे बहुत दूर दूर तक वाइट है ना। तो एक्सटेंसिव मार्शलैंड तो बन सकता है ना रन ऑफ कच्छ, तो उस वजह से भी मार्क कर सकते हैं आंसर, वरना या तो आप चाहो तो स्किप कर दो, वरना रिस्क तो भाई ले सकते हैं, राइट। मतलब ये ऐसा कर सकते हैं। तो एक ट्रेंड अपने को यहाँ पे मिल गया, एक ट्रेंड अपने को यहाँ पे मिल गया, दो नए ट्रेंड मिल गए, है ना। इसको अपने को नोट करके रखना है, राइट। नेक्स्ट, ilmenite and rutile abundantly available in certain coastal tracts in India are rich sources of which one of the following? भाई मेरे को तो कुछ नहीं पता था इसके बारे में, है ना, लेकिन बाद में जब पढ़ाई की तो पता चला कि ये एनसीईआरटी, किसी एक स्टूडेंट की किसी एक एनसीईआरटी के जो बॉक्सेस होते हैं उसमें दिया हुआ है, राइट। लेकिन नॉलेज तो अपनी फेल कर गई, कॉमन सेंस तो क्या ही लगाओगे। तो वील कम बैक टू ट्रेंड। ट्रेंड क्या कहता है कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता है एंड उसके तीन ऑप्शंस बहुत ही कॉमन है और एक एकदम ऑड वन आउट है ना, तो द आंसर इज ऑड वन आउट। जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन तो बहुत ही कॉमन मिनरल्स है ना, तो इनके बारे में तो जानकारी होती है अपने को, दिस इज एकदम ही ऑड वन आउट। यहाँ भी पूछ रहा है एकदम ही ऑड वन आउट, तो ये ऑड वन आउट मैच करके मिल चले जाएगा, मतलब एकदम अलग ऑप्शन जो हो गया वो हो गया, राइट। तो इसमें भी लग गया ट्रेंड। तो एक ट्रेंड यहाँ पे हो गया, एक ट्रेंड यहाँ पे हो गया, तीसरा ट्रेंड यहाँ पे, तीन तरह की चीज़ें अपने को अभी तक मिली हैं इसमें, राइट। नेक्स्ट, अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स कोबाल्ट की बात कर रहा है। फिर देखो कोबाल्ट को एक्सप्लेन भी किया है, मेटल रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स, है ना। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? अर्जेंटीना लिखा है, बोत्सवाना लिखा है, डीआरसी लिखा है, कजाकिस्तान लिखा है। अब ऐसे कुछ, अब इसमें नॉलेज अपन लगाते हैं, नॉलेज लगाएंगे तो ये पता चलेगा, ये तो अर्जेंटीना का नाम लिथियम ट्रायंगल में आता है, जहाँ पर ABC है, अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली, है ना। तो कोबाल्ट तो नहीं होगा, राइट। इसके बारे में पता नहीं है, इसके बारे में पता नहीं है। कजाकिस्तान का नाम यूरेनियम में आता है बहुत सारा, है ना, जो भी पढ़ा होगा वर्ल्ड रिजर्व्स भी अगर, तो ये दोनों ऑप्शंस कैंसिल हो गए। अब बच रहा है बोत्सवाना और DRC। यहाँ पे आ जाएगा अपना फोर्थ ट्रेंड। फोर्थ ट्रेंड क्या कहता है, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस पेपर, ये कहता है कि अगर किसी ऑप्शन को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है या फिर बहुत डिटेल में लिखा गया है, तो जनरली
उसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पे तो सिर्फ कॉन्गो भी लिख सकता था ना, या DRC भी लिख सकता था, लेकिन इसने पूरा लिखा कि द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, राइट। उस वजह से दिस स्टेटमेंट गेट्स करेक्ट एंड दिस इज गेट्स रॉन्ग। तो ये अगेन ट्रेंड बेस्ड हो गया। कॉमन सेंस इसमें लगेगी नहीं ना, नॉलेज लगेगी नहीं, कॉमन सेंस लगेगी नहीं, तो ट्रेंड पे ही जाना पड़ेगा। ट्रेंड कह रहा है कि भाई DRC है, इसको मार्क कर दो। अगेन आपको लग सकता है कि ये मतलब पोस्ट एनालिसिस है कि अच्छा पेपर तो अब आ गया, आंसर की आ चुकी है, इसलिए आप ऐसे बता सकते हो, लेकिन आप सेम चीज़ें अपन 2024 के पेपर में लगाएंगे। 2024 को ऑलरेडी रिकॉर्डेड करके 4 पार्ट्स में वीडियो पड़ी हुई है, बट उसमें आई थिंक साउंड का इशू बहुत ज़्यादा है। फाइल रिकॉर्डेड अगेन एंड उसमें हम लोग फिर देखेंगे, ये सारी चीज़ें लगेंगी, राइट। तो अभी आंसर इसका ये हो गया। अपन आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्गो बेसन। अरे कॉन्गो, कॉन्गो का नाम तो अभी आया था पीछे, ये कॉन्गो का नाम। तो यहाँ पर फिफ्थ ट्रेंड आ गया। फिफ्थ ट्रेंड क्या कहता है, एक ही पेपर में 2 सवाल अगर सिमिलर पूछे जा रहे हैं, जैसे प्रीवियस ईयर में एक ऐसा सुहागोड़ा का क्वेश्चन था, सुहागोड़ा का, है ना। उसमें था कि एक क्वेश्चन में उसने ऑप्शन में डाल दिया था, एक क्वेश्चन में उसके बारे में पूछ दिया था, तो दूसरा वाला अपने आप सही हो गया था। तो मतलब अगर इसमें आपने टिक नहीं मार्क किया है, मतलब गोला नहीं भर दिया है, तो आप अगले क्वेश्चन पे आओगे तो आप कॉन्गो जब देखोगे तो आपकी बत्ती चमक जाएगी, यार कॉन्गो पिछली बार ही पूछा है, पिछले क्वेश्चन में पूछा है, तो कॉन्गो के साथ जा सकते हैं पिछले क्वेश्चन में, है ना। ओके ठीक। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, विच फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्गो बेसिन। कैमरून, नाइजीरिया, साउथ सुडान एंड युगांडा। इसके लिए भाई अफ्रीका की मैपिंग बहुत ज़रूरी है। अफ्रीका की नहीं, वर्ल्ड की मैपिंग, एक एक कॉन्टिनेंट की आपको बहुत डिटेल में करनी चाहिए, है ना। बहुत सारे टीचर्स में करवा रहे हैं, मैं भी करवा दूंगा, है ना। आई थिंक 50 डेज आर लेफ्ट, वील सी, एंड इसको मैं करवाऊंगा, राइट। एक बार मैपिंग, तो मैपिंग में क्या ज़रूरी, कंट्री की लोकेशन, रिलेटिव लोकेशन पता होनी चाहिए। जैसे ये अपना अफ्रीका है ना, ये अफ्रीका है, तो कैमरून यहाँ कहीं है, नाइजीरिया यहाँ कहीं है, साउथ सुडान अपना इधर है ना, और युगांडा अपना इधर है, DRC कॉन्गो बेसिन इधर है। यहाँ से रिवर आती होगी तो ऐसे ही जाएगी ना, ऐसे चली जाएगी। तो कैमरून मोस्ट नॉलेज बेस्ड है भाई, फुल नॉलेज बेस्ड है, इसमें क्या ही लगाएगा कोई, कॉमन सेंस तो लगेगी नहीं। कॉमन सेंस तो इसकी लग सकती है अगर लोकेशन पता हो तो कॉमन सेंस लगेगी, है ना। और ट्रेंड इसमें है तो भाई कोई काम नहीं कर रहा है, तो कैमरून हैज़ टू बी द आंसर, फुल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। तो अभी देखो, पहले 7 क्वेश्चन के बाद ये पहला क्वेश्चन आया है जिसमें डायरेक्ट नॉलेज लग रही है, और वो भी जो पढ़ कर आया है उसकी नॉलेज लग रही है। तो पेपर में जिसको ये सेट मिला होगा तो थोड़ा डर भी गया होगा, अरे यार क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो रहा है। लेकिन भाई अपने को डरना नहीं है, डरना मना है। वी हैव टू फाइट विद ऑल 100 क्वेश्चंस। जब तक आप 1 to 100 क्वेश्चंस देख ना लो तब तक तो भाई डरना ही नहीं है। हो सकता है आखिरी 30 क्वेश्चन आपके काम के हो, है ना, या फिर आखिरी 50 में आपको अपने काम के 25 मिल जाए, पहले 50 में हार्डली 5-10 मिले, है ना। तो वो जो गोल्डन नंबर ऑफ लोग कहते हैं कि 35 से 40 क्वेश्चन भाई मैं लगभग लगभग श्योर शॉर्ट हूँ, वो आपको मिल जाएगा पेपर में अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है तो, है ना। इट इज़ ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच प्रिपेयर्ड यू आर, राइट। नेक्स्ट आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री रेंजेस। सह्याद्री क्या होता है, वेस्टर्न घाट्स होता है ना। दिस इज इंडिया, है ना, दिस इज इंडिया। विंध्या यहाँ पर है, सह्याद्री यहाँ पर है, ये कह रहा है नर्मदा यहाँ से निकलती है। नहीं भाई, अमरकंटक हिल्स इधर है ना, यहाँ से निकलती है नर्मदा। गलत हो गई स्टेटमेंट। नेक्स्ट, बिली की रंगन हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज। अगेन सतपुरा रेंज तो यहाँ विंध्या है, दिस इज सतपुरा रेंज, ये कह रहा है कि इसका ईस्टर्न मोस्ट पार्ट यहाँ पर, यहाँ पर है। नहीं भाई, इधर है कहीं, बिली की रंगन कर्नाटका में, गलत। नेक्स्ट, शेषाचलम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, है ना। ये शेषाचलम हिल्स वेस्टर्न घाट्स का सदर्न मोस्ट पार्ट यहाँ पर, केरला तमिलनाडु के पास। शेषाचलम हिल्स कहाँ है भाई, यहाँ पर है, आंध्रा, आंध्रा तेलंगाना वाले रीजन में। ये भी स्टेटमेंट हो गई गलत, तीनों स्टेटमेंट गलत।
विद नॉलेज, आंसर है नन। आगे बढ़ो। दिस वॉज अगेन एन ईजी क्वेश्चन। इतनी मैपिंग तो भाई करी होनी चाहिए। दिस फ्रॉम द पेनिनसुलर माउंटेन्स। लेट मी शो यू पेनिनसुलर माउंटेन्स, है ना। ये देखो विंध्यास पता है। अच्छा, मेरे को लोकेशन, सबकी लोकेशन मेरे दिमाग में फिट थी, इसलिए मैंने लोकेशन वाइज मैप नहीं किया इसमें चीज़ें, है ना। मैंने बस इसमें वो डाला हुआ है कि चीज़ें कहाँ पर हैं। जैसे विंध्यास मेरे को पता है जोबट गुजरात से लेकर सासाराम बिहार तक है। सासाराम बिहार मतलब समझ रहे हो अपने, सतपुरा अपने को पता है, राइट। और कौन सा पूछा था, बिली की रंगन, इसकी स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी है, बिल्ली रंगन मैंने लिख दिया, ठीक है, राइट। और क्या था, शेषाचलम, शेषाचलम ये देखो यहाँ पर है। इतना तो मैंने ऐसा किया हुआ है कि ये देखो ये केरला तमिलनाडु नीचे है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश इधर, यहाँ आंध्र प्रदेश में चीज़ें आ रही हैं, राइट। नेक्स्ट, with reference to India's projects on connectivity, consider the following statements। अच्छा ठीक है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है अंडर द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है, कनेक्ट्स डिब्रूगढ़ एंड सूरत। डिब्रूगढ़ असम में है, सूरत अपना गुजरात में ही कह रहा है, इसको कनेक्ट करता है। करता होगा भाई, हो सकता है, लेकिन और आगे तक अरुणाचल तक जाता हो, है ना, नॉट श्योर। ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट्स मोरे इन मणिपुर एंड चियांग माई इन थाईलैंड वाया म्यांमार। पता नहीं भाई, होता होगा, नहीं पता। BCIM इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट्स वाराणसी इन उत्तर प्रदेश विद कन्मिंग इन चाइना। नहीं पता, है ना। ये प्रोजेक्ट इतना डिटेल में बहुत कम लोग पढ़ते हैं भाई, मैंने भी नहीं पढ़ा, राइट। तो मेरे लिए तो ये स्किप वर्दी क्वेश्चन था, इसमें कोई आइडिया नहीं था। ये देखो, ये पहला क्वेश्चन है जिसको मैं बोल रहा हूँ कि भाई इसको तो स्किप करनी करना है। अगर आपकी नॉलेज फिर गई, आपने पढ़ा हुआ है तो आप ज़रूर मार्क करो। मैंने नहीं पढ़ा था, मैक्सिमम लोग नहीं पढ़ते हैं इतना डिटेल में, इतना ज़्यादा डिटेल में जाकर। तो दिस इज द स्किप वर्दी क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कैन बी एब्सोल्युटली स्किप। इसमें कुछ भी नहीं लग रहा है, नॉलेज भी नहीं लग रही है, कॉमन सेंस भी नहीं लग रहा है, कोई UPSC का ट्रेंड नहीं लग रहा है इसमें। तो वी कैन गो फॉर, मतलब कुछ नहीं लग रहा है तो स्किप ही कर दो। वैसे आंसर इसका नन है, कोई सही नहीं है। अब एग्जैक्टली क्या आंसर है वो आपको थोड़ा सा गूगल करना पड़ेगा, है ना, खुद से उतनी मेहनत तो करनी है। नेक्स्ट, इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स। अच्छा, अब देखो, इफ स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, या फिर असर्शन रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं, दीज आर बाई वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन इन द पेपर। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन इन द पेपर। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आपने एक भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट या गलत पकड़ ली, तब तो आंसर आपका तुरंत आ जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे भी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट बता रहा है, बोथ करेक्ट, बोथ करेक्ट, स्टेटमेंट वन का। तो जैसे ही एक भी इनकरेक्ट आएगी, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक। तो आपको इनकरेक्ट ढूंढने के थोड़ा सा पीछे भागना भी इसमें चाहिए कि इनकरेक्ट मिल सकती है क्या, राइट। दूसरा, जनरली इसमें क्या होता है ना, कि ऐसा होता है कि स्टेटमेंट टू अगर गलत हो रही है तो अगर स्टेटमेंट टू गलत हुई तो ऐसा होता है कि जनरली स्टेटमेंट वन भी गलत की तरफ भी बढ़ जाती है। तो दोनों स्टेटमेंट तो गलत हो नहीं सकती, तो उससे अपन पहुंच जाते हैं कि अच्छा आंसर ए या बी में सही होगा, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट सही है। फिर अपने को सिर्फ ये देखना पड़ता है कि ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, तो वहाँ पे चीज़ें आसान हो जाती हैं। जैसे ही ये क्वेश्चन है, आंखें चमक जानी चाहिए कि भाई ये तो अब सही करके जाऊँगा मैं, है ना, इसको तो गलत नहीं करना है। तो लेट्स रीड दिस। आगे हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन। हाँ भाई, वो तो अपन इन्वायरमेंट में भी पढ़ते हैं कि थर्मल पावर प्लांट्स इतने सारे हैं, कोल ही चल रहा है ना वहाँ पे भाई, है ना। सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई गलती ही नहीं है। यूरेनियम enriched to the extent at least 60% is required for the production of electricity। अगेन, जिसको नॉलेज है उसको तो पता होगा ये स्टेटमेंट गलत है, जिसको नॉलेज नहीं है, कॉमन सेंस भी नहीं काम कर रहा है, ट्रेंड देख लो भाई। ट्रेंड पता है क्या कहता है? ट्रेंड कहता है कि जब भी मोर देन 90% या मे बी 85% भी ले सकते हैं, या लेस दैन 10 और 15% अगर आ रहा है, तब स्टेटमेंट करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वरना भाई गलत हो जाता है। जैसे एटलीस्ट 60%, मतलब इसमें लीवर भाई 40% का दे रहा है, तो इसमें तो कुछ भी हो सकता है ना, है ना। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भाई ट्रेंड गलत हो जाएगी। मैंने क्या बोला, जैसे ही एक इनकरेक्ट मेरी आंखें चमक जाएंगी, तो अपन ये मार्क करेंगे, खुशी खुशी आगे बढ़ जाएंगे, राइट। तो अपन को पहला स्टेटमेंट ये देखो, पहला एकदम श्योर शॉट मिला यहाँ पे, दूसरा श्योर शॉट मिला यहाँ पर, बाकी सब, और ये भी था जिसने पढ़ाई की उसके लिए ये भी था, राइट।
नेक्स्ट, मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। ठीक है ना, नहीं जिसको मार्सुपियल्स के बारे में नहीं पता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। सेकंड, मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड्स विद नो प्रेडेटर्स। अच्छा, जू में मान लो उठा के ले आया मार्सुपियल को, तो क्या करोगे? हैं, वर्ल्ड इतना बड़ा अपना वर्ल्ड है ना, डिस्कवरी में इतनी सारी चीज़ें आती हैं, हार्डली कोई ऐसा होगा ना कि भाई मैं तो भाई सिर्फ माउंटेन ग्रासलैंड में पाऊंगा, मेरा कोई प्रेडेटर नहीं है, बढ़ता ही जाऊंगा, मैं बढ़ते ही चला जाऊंगा विद नो प्रेडेटर्स, कोई खा ही नहीं रहा है इसको। है, शेर और क्रोकोडाइल की भी लड़ाई में हो जाती है भाई, उसको भी एक दूसरे को लोग खा जाते हैं, तो ये कौन सी हैप्पी मूवी है वो मार्सुपियल। द स्टेटमेंट गेट्स रॉन्ग, आंखें चौंधियाई एंड दिस गेट्स शो है ना। ये चीज़ अपन बार बार रिपीट करेंगे कि अरे ये तो भाई स्टेटमेंट असर्शन रीजनिंग तो इतने आसान क्वेश्चन होते हैं, राइट। इन्वेजिव स्पेशलिस्ट स्पीसीज, इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, देखो इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया ही क्या है। दैट डेवलप्स ग्लोबल इन्वेजिव स्पीसीज डेटाबेस, ये कोई ग्रुप है जो ग्लोबल इन्वेजिव स्पीसीज का डेटाबेस बनाता है। इट बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? IUCN, UNEP, UNCD, WWF, है ना। जिसने भी जितनी पढ़ाई की हुई सबको ये तो पता है कि भाई IUCN स्पीशीज़ के बारे में बहुत कुछ करता है ना। कुछ नहीं पता है तो या तो स्किप कर दो, और रिस्क अगर लेना है, इफ़ रिस्क, वो विद IUCN। IUCN ही भाई स्पीशीज़ पे IUCN ही काम कर रहा है ना। ये सारी देखो इसमें वाले ट्रेंड भी नहीं लग रहे हैं कि 3 अलग है, 1 सही है, सब इम्पोर्टेंट है भाई इसमें, सब सब इम्पोर्टेंट। WWF भी पढ़ते हैं अपन, UNE भी पढ़ते हैं, IUCN भी पढ़ते हैं, और ये आई थिंक कोई कन्वेंशन थी उससे रिलेटेड था ये, है ना। सब पढ़ते हैं, अपने सबके बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ ऐसा अलग नहीं लग रहा है, तो इसमें अपन IUCN के साथ चले जाएंगे, राइट। नेक्स्ट, 3 फौना दिया हुआ है, 3 एनिमल्स दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली नॉकटर्नल और मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट। तुम बताओ भाई क्या कर सकते हैं इसमें, मेरा तो दिमाग यहाँ पे बंद हो गया, है ना। मेरे लिए इसके वर्दी क्वेश्चन है, कुछ भी हो सकता है ना, मेरे को क्या पता है, इसके नाम भी इतने अलग हैं, इसके बारे में कोई रेगुलरली तो नहीं पढ़ता है, तो मेरे लिए इसके वर्दी क्वेश्चन है। इसमें वन ओनली आंसर दिया है, इसमें से कौन सा वन ओनली है, नो आइडिया, इंटरनेट पर ढूंढोगे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, तो इसलिए मेरे लिए इसके वर्दी क्वेश्चन था, एंड मोस्टली 99% के लिए स्किप था। इसमें तुक्का मारना भी है, तो किस बेस में मारना है आई थिंक कोई नहीं बता सकता, राइट। नेक्स्ट, which one of the following organisms perform waggle dance for others of their kin to indicate the direction and the distance to a source of their food? नॉलेज तो इसमें काम नहीं आएगी, रीसेंट नॉलेज, राइट। कॉमन सेंस तो क्या ही करोगे, ट्रेंड भी नहीं लगेगा, सबके बारे में इंसान सुना होता है, राइट। एक चीज़ इसमें काम आएगी, क्या, कि अगर आपने PYQs 1995 टू रिसेंट 2025 तक सॉल्व किया है, तो अर्ली 2000s के पेपर में ये चीज़ रिपीट हुई थी, मतलब पूछी जा चुकी है। जिसने सॉल्व किया है और ढंग से सॉल्व किया है, कई बार सॉल्व किया, तो उसको याद होगा कि आंसर इसका हनीबीज है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन जिसने डिटेल में पढ़ाई की उसको पता है भाई ये तो PYQ से ही क्वेश्चन आ गया, है ना। +2 लो, ये +2 इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने इसमें पढ़ाई करके आपने सही कर दिया, तो बाकियों के कंपैरिजन में आप +2 हो गए हो। क्वेश्चन डिफिकल्ट है, नहीं पता होगा बहुत लोगों को, बट इफ़ यू हैव गॉन एंड रेड थिंग्स इन डिटेल, है ना, PYQ सॉल्व किए हुए हैं, तब फिर ये आंसर आप सही करोगे। +2 इन कंपैरिजन टू अदर्स हो गया ये +2, मतलब ये मैक्सिमम लोग सही नहीं कर रहे हैं, है ना, लेकिन आप सही कर रहे हो, क्योंकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन भी सही कर रहे हो, जो बाकी सही कर रहे हैं वो भी आप सही कर रहे हो, प्लस ये अलग से आप एक सही कर रहे हो, यू विल गेन दैट एक्स्ट्रा एडवांटेज इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने पे, राइट। नेक्स्ट आ जाओ, कह रहा है जी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, करेक्ट बता दो जी, है ना। सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, होती होगी, है ना। मशरूम्स की कितनी वैरायटी है, लाखों वैरायटी होगी, हज़ारों लाखों वैरायटी होगी वर्ल्ड में, किसी में एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी होगी, किसी में साइकोएक्टिव प्रॉपर्टी होगी, है ना, अपने कोडाई कनाल वाले भाई बंधु को पता होगा। किसी के पास इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ होंगी भाई, क्यों नहीं होंगी, कुछ
बायोल्यूमिनेसेंस दिखाते होंगे। बायोल्यूमिनेसेंस मतलब रात में जगमगाते हैं। होता होगा भाई, क्यों नहीं होता होगा, ठीक है। ये एकदम ही मतलब कॉमन सेंस प्लस ट्रेंड। कैसे गलत कर दोगे ये स्टेटमेंट, कैसे गलत कर दोगे? कुछ नहीं गलत कर सकते भाई, सब सही है। ये मतलब क्वेश्चंस तो आप गलत करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते ये, क्योंकि सब लोग सही कर रहे हैं, है ना। मतलब मार्क्स सब लोग यही ऑल 4 कर रहे हैं। सही हो रहा है कि नहीं वो तो भाई यूपीएससी की दया, है ना। नेक्स्ट, इंडियन स्क्विरल्स, गिलहरी के बारे में बात होगी। करेक्ट पूछा है, राइट। क्या कह रहे हैं? दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग burrows इन द ग्राउंड। ज़मीन में नेस्ट बना रहे हैं। दे स्टोर देयर फूड एंड मटेरियल्स लाइक सीड्स इन द ग्राउंड, है ना। ग्राउंड में ही 2 चीज़ें कर रहे हैं। मैंने क्या बताया था? पहला ट्रेंड लार्जेस्ट वाला, सेम चीज़ तरह की चीज़ आ रही है, इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। 1 सही 1 गलत, तो इसमें से एक मार्क कर सकते हैं हम लोग, है ना। एक इसमें सही होगा तो मतलब नन आंसर नहीं होगा, है ना। ऑल 3 भी आंसर नहीं होगा, ओनली 1 ओनली 2 बच रहा है। इंडियन स्क्विरल्स है। अब इंडियन स्क्विरल्स की तो भाई बहुत सारी प्रजातियाँ होंगी ना, उसमें से हो सकता है ओमनीवोरस भी हो कोई, है ना, कोई मीट भी खाती हो। अपने सर तो वॉलेट ही देखे खाते हुए कि हाँ करो तोड़ रही हैं, लेकिन हो सकता है खाती हो, सब थोड़ी ना पता है अपने को। अपन ये स्टेटमेंट सही मानेंगे, ओनली 2 मार्क करेंगे, खुश हो जाएंगे और घर चले जाएंगे, राइट। नेक्स्ट, अगेन ये मशरूम्स वाला ही क्वेश्चन है। सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट विद टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बिल्कुल सही बात। कुछ बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बिल्कुल सही बात। कैन ग्रो विद हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट, पीएच बिलो 3, सही बात है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम देखे हुए नहीं है, वो तो कहीं भी हो सकता है ना, इतनी वैरायटी होगी उनकी, है ना। तो ये ऑल 3 खुश, +2। यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू दिस क्वेश्चन रॉन्ग, रॉन्ग इन द सेंस यू कैन नॉट अफोर्ड टू मार्क दिस क्वेश्चन एज एनी अदर ऑप्शन अदर देन ऑल 3। आपको ये मार्क करना ही करना है ना। क्योंकि फिर जो सबके साथ होगा वही आपके साथ होगा। मान लो उसने यूपीएससी ओनली 2 भी दे देती, तो मैथ्स मतलब देर इज अ 99.99% लोग इसमें ऑल 3 मार्क करते हैं, और यूपीएससी कुछ गलत आंसर देते तो कट ऑफ भाई उतने ही मार्क्स से रिड्यूस हो जाती है ना। सबके लिए वो गलत हो गया, सबका गलत हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विद अ स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट्स फ्रॉम अ होल इन अ ट्री और अ लॉग ऑफ वुड। अब टूल्स बनाने की बात हो रही है। मेक्स अ टूल, एक ऐसा जानवर है जो टूल ही बना दे रहा है ना। वो भी ऐसा नहीं कि स्टिक पिक से बना दे रहा है, सोचो कितनी बड़ी बात है। मतलब उसका इंसान टूल्स, सबसे पहले हम लोग यही सीखते हैं ना कि जब हम लोग अर्ली मैन वाला पार्ट पढ़ते हैं, अलग अलग पैलियोलिथिक एज, चाल्कोलिथिक एज, ये सब जो मीजोलिथिक नियोलिथिक पढ़ते हैं, उसमें तो यही पढ़ते हैं ना कि इंसान भाई टूल्स बनाना सीखा पत्थरों से। तो मतलब यहाँ पे भी अगर कोई टूल बना रहा है, उसका ह्यूमन से रिलेशन होना चाहिए, राइट। इन चारों ऑप्शन में ह्यूमन से रिलेशन किसका है? तो ओरंगुटान का है ना। और ये ऐसा कोई बहुत अलग जानवर नहीं है जिसको नहीं देखा गया होगा। अगर आप पिक्चर देखते हो, है ना, या डिस्कवरी देखते हो, या थोड़ी बहुत न्यूज़ पढ़ते हो, तो भी आपको ये मिल जाना चाहिए। आई थिंक उड़ीसा के भुवनेश्वर वाले नेशनल पार्क में ये है, कुछ उसकी बीच में न्यूज़ भी आई थी। और भी न्यूज़ में था कि इंडोनेशिया में ये पाया जाता था, कुछ इसके ऊपर दिक्कतें चल रही थी, है ना। तो देखते समय किसी ने क्रिश मूवी देखी होगी, क्रिश, उसमें था ये, जब ऋतिक रोशन उससे रेस करने जाता है, दैट वाज ओरंगुटैन, है ना। तो वहाँ से अपने को पता होगा। एक और अगर लेवल पे जाके सोचना है तो अपन देख सकते हैं, फिशिंग कैट मतलब कैट से रिलेटेड है ना। फिशिंग कैट मतलब पानी से रिलेटेड होगा, तो ये भाई ये क्या ही करेगी करके। स्लॉथ ऑटर पानी से रिलेटेड, ये क्या ही करेगा। स्लॉथ बियर जिसने देखा हो, उसके नाखून इतने बड़े बड़े होते हैं ऐसे ऐसे, तो वो ग्रिप ही नहीं बनेगी ना। ग्रिप बनने के लिए छोटे उंगलियां चाहिए, तो ये क्या बनाएगा, है ना। ओरंगुटैन का हाथ होता है ह्यूमन्स के हाथ के जैसे, तो इसलिए इसके चांस ज़्यादा है, ठीक है, खुश हो जाओ। नेक्स्ट, इन द मेकिंग ऑफ हाउ मेनी ऑफ द अबव आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यूज्ड। ये सब मैन्युफैक्चर हो रहा है, इन सब में HFCs यूज़ हो रहा है ना। इतने तरीके होंगे इनको बनाने के, इनकी इतनी सारी वैरायटी होगी, है ना। कहीं ना कहीं HFC अगर यूज़ हो गया तो आप रोक लोगे क्या, है ना। गो विद ऑल फोर मार्क करो, टेक अ नेगेटिव एंड स्टिल बी हैप्पी। क्यों? क्योंकि सब लोग ऑल फोर मार्क करेंगे, है ना। बट 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 यहाँ पर
एक कैच हो सकता है जिसने वही यूपीएससी के PYQs 1995 ऑनवर्ड्स सॉल्व किए हैं, उसने बीच में क्वेश्चन पढ़ा होगा कहीं कि ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स यूज होते हैं कहीं, इसमें फ्लेम रिटार्डेंट में ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, राइट। जिसने ये पढ़ा होगा, जैसे मैंने पढ़ा था, तो मैंने ये देखा तो मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक किया, अरे फायर रिटार्डेंट में तो ब्रोमीन यूज हो रहा है, ब्रोमिनेटेड, यहाँ पर फ्लोरीन की बात हो रही है, हाइड्रोफ्लोरोफ्लोरीन, तो इसलिए मैंने स्टेटमेंट गलत मार्क करके ओनली 3 मार्क कर दिया। मेरा सही हो गया, बट दैट वाज शेयर लक, राइट। अब एग्जैक्टली इसमें से कौन सा है ये मेरे को भी नहीं पता, कौन सा इसमें एक गलत है ना, ये यूपीएससी जाने, बट आई विल स्टिल सजेस्ट गो विद ऑल 4 इफ यू हैव नो आइडिया, नो क्लू, राइट। नेक्स्ट आता है, देखो अभी तक ये 20 क्वेश्चन सारे ग्रीन थे, 20 वाले। ये पहला आया अलग इकोनॉमी का, कह रहा है कि इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट्स इन इनविट्स distributed to their investor is exempted from tax but the dividend is taxable। ऐसी बात कर रहे हो यार। अच्छा, इकोनॉमी क्वेश्चन में क्या होता है ना कि आप इकोनॉमी जितना डिटेल में पढ़ोगे, एक इकोनॉमी के तरफ के प्रति एप्टीट्यूड डेवलप हो जाता है। वो आपको कई बार पढ़ने से, बहुत बार रीडिंग करने से, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ने से, या फिर आपका जो स्टार्टिंग पोर्शन है उसको कई बार पढ़ने से एक एप्टीट्यूड डेवलप हो जाता है। उस एप्टीट्यूड से ही ये समझ में आ रहा है कि द स्टेटमेंट हैज़ टू बी रॉन्ग। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाला क्वेश्चन है, एक रॉन्ग हो गया, खुश हो जाएंगे अपन, इनकरेक्ट मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन वी जस्ट सी ऑल्सो एक बार कि इन्वेट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर्स अंडर सरफाइसी एक्ट। काफ़ी लोग बोलते हैं कि एक्ट गलत कर दिया, एक्ट में यहाँ पे हो सकता है 2002 ना हो, तो यूपीएससी जो है इस तरह की हरकतें नहीं करता है। एक्ट अगर दे रहा है तो सही देता है, एक्ट पूरी तरह से सही देता है। एंड जनरली एक्ट वाले स्टेटमेंट जो होते हैं ना, जनरली सही होते हैं, है ना। दिस इज सही, और अगर मान लो ये सही भी होता है तो ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है ना, है ना। तो अपन ये गलत है विद एप्टीट्यूड एंड दिस इज सही, तो है ना। पेपर में ये नहीं दे, मतलब पेपर मान लो आप ये समझ भी रही है तुरंत गलत हो गया, तुरंत आंसर नहीं मार्क कर देना है, यू हैव टू रीड दिस एंड कन्फर्म, अच्छा ये सही ही है, कोई भी इसमें गुंजाइश नहीं हो जाएगी गलत होने की, राइट। नेक्स्ट, इन द पोस्ट पैंडेमिक recent past, many central banks worldwide had carried out interest rate hikes। सही बात है भाई, सब कर रहे थे, है ना, जो भी न्यूज़ पढ़ रहा है उसको पता होगा। Central banks generally assume that they have the ability to counteract the rising consumer prices via monetary policy। monetary policy का काम ही यही है। This is also सही, this is also सही, और ये अगर होता है उसी की वजह से तो इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहे थे ना। दिस करेक्टली एक्सप्लेन्स, दिस इज अगेन इजी क्वेश्चन। अच्छा, इकोनॉमी का क्या करूँगा ना, आई विल मेक वन सीरीज जिसमें अपन स्टैटिक थ्योरी जो होती है उसको डिटेल में पढ़ेंगे, कि बहुत सारे क्वेश्चन थ्योरी से ही सॉल्व हो जाते हैं, जस्ट जो मैं बोल रहा हूँ ना, एप्टीट्यूड डेवलप होता है ना। अब कब होगा ये तो मैं डेट नहीं दे सकता, बट इट विल बी डन इन अप्रैल ओनली, अप्रैल में हो जाएगा, राइट। कीप अ नोट। नेक्स्ट, कार्बन मार्केट्स are likely to be one of the most widespread tools in the fight against climate change। सही बात, स्टेटमेंट में गलत होने की कोई चीज़ ही नहीं कि यहाँ पे वन ऑफ द टूल हो सकता है टू फाइट क्लाइमेट चेंज, कार्बन मार्केट। दूसरा कह रहा है कार्बन मार्केट जो है दे ट्रांसफर रिसोर्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। इसका मतलब क्या है कि मैंने कंपनी खोली, बहुत पोल्यूशन किया, मैंने पेनल्टी भर दी सरकार को, है ना। सरकार फिर उससे पेड़ लगा रही है, पौधे लगा रही है, ओशन में कार्बन कैप्चर कर रही है, अलग अलग कार्बन कैप्चर टेक्निक्स यूज़ कर रही है, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। कार्बन मार्केट, अब क्या ये चीज़ इसको एक्सप्लेन कर रही है, इसमें क्या कह रहा है, इट इज़ वन ऑफ द वाइड स्प्रेड टूल्स। ठीक है, वाइड स्प्रेड टूल तो है, लेकिन इस वजह से है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर उसको कर रहा है, नहीं भाई, दोनों अपने आप इंडिपेंडेंट से उठने, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन थोड़ी ना कर रहा है, तो इसलिए आंसर ये हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ RBI is considered to be part of sterilization।
Let me show you sterilization. Sterilization. OMOs. Sterilization. RBI. Sell MSPs. There's liquidity. This is conduct open market operations. Easiest question. Easiest. ये तो भाई गलत करना अवॉइड ही नहीं कर सकता। अगेन इकोनॉमी के ना भाई, अगर 20 सवाल आ रहे हैं आपको इसमें 15 तो सही करने ही करने हैं। दिस आर दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चंस जो सही होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल मार्केट्स? कैपिटल मार्केट की बात कर रहा है। गवर्नमेंट बॉन्ड होगा कि नहीं होगा? होगा। वर्ल्ड मनी होगा? नहीं। ट्रेजरी बिल होगा? नहीं। हाँ, कैसे पता है? थ्योरी पे कमांड है भाई, नॉलेज से सॉल्व हो रहा है। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई? कैपिटल मार्केट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इन कैपिटल, है ना। मेच्योरिटी पीरियड मोर देन 365 डेज। गवर्नमेंट से यही पूछा ना। गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, और क्या पूछा? स्टॉक मार्केट अपना सेकेंडरी उसमें आ ही जाएगा। टी बिल्स यहाँ पे पूछा, टी बिल और कॉल मनी मार्केट पढ़ रहे हैं, टी बिल, कॉल मनी, ये सब यहाँ पे होता ही है। ये देखो कॉल मनी फंड है, इंटरबैंक, राइट। सिंपल, नॉलेज बेस्ड, फ्रॉम नोट्स। इतने डिटेल में नोट्स होने चाहिए आपके रिवाइजन के लिए, है ना। मतलब आखिरी 15 दिन तो सिर्फ नोट से रिवाइज करना चाहिए, ऐसा नहीं कि लेके बैठ गए हैं आज तो अपन नई मैगजीन पढ़ेंगे, है ना। सेम नोट्स 10 बार, 20 बार, 25 बार, 50 बार पढ़ो, है ना। मतलब बोर हो जाओ। एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हाँ भाई कॉल मनी आ गया तो पता है कि भाई इस पेज नंबर में यहाँ पे राइट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर में लिखा हुआ है। इतना डिटेल में पता होना चाहिए आपको, है ना। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड? स्मॉल फार्मर है और फील्ड उसकी लार्ज है। अब देखो, एक बार मोटे मोटे तौर पर अगर ऐसे देखा जाए, जिसमें रीसेटलमेंट में क्या, मैनी मार्जिन फॉर्म, मैनी मार्जिन फॉर्म तो दो बार बात हो रही है एंड कंपनी की बात हो रही है, ठीक है। तो एक बार अपन ये दोनों स्टेटमेंट पहले पढ़ेंगे। मैंने क्या बोला था? सिमिलर टाइप की दो स्टेटमेंट आती है तो उसके सही होने की चांसेस ज़्यादा होती है। तो एक बार सबसे पहले हम लोग ये दोनों पढ़ के देखते हैं इसमें कुछ सेंस बना रही हैं कि नहीं ये दोनों स्टेटमेंट्स। स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, मैनी मार्जिनल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर मतलब स्मॉल फार्मर हो गया, in an area organize themselves into groups and synchronize and harmonize selected agricultural operations। ठीक है, ऑर्गेनाइज तो मतलब बड़ा बन गया, इन एन एरिया की, एक एरिया में ही हो रहा है, मतलब आसपास सब जुड़ के लार्ज फील्ड बन गई होगी। एंड कुछ एक सेलेक्टेड, ऐसा नहीं कि कुछ बहुत बड़ी का, सेलेक्टेड कुछ भी हो सकता है। बहुत देखो वाइड, सेलेक्टेड एग्रीकल्चरल ऑपरेशन तो मतलब बहुत वाइड टर्म हो गया ना, कुछ भी कर सकता है। आई थिंक इसके सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा भी लग रही है, राइट। बट स्टिल वील रीड नेक्स्ट। मैनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया, अच्छा ये भी वही बात कर रहा है, टुगेदर मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, एक तो छोटे फार्मर्स हैं, मतलब एजुकेशन वगैरह थोड़ी कम होगी, कि कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, ठीक है, एक कॉर्पोरेट बॉडी के साथ। अच्छा जी, एंड इंडिया में भाई कौन अपनी लैंड सरेंडर कर रहा है? सरेंडर द लैंड द कॉर्पोरेट बॉडी फॉर अ फिक्स टर्म। अच्छा, ऐसा कहाँ हो रहा है? बता दो मेरे को। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बड़े फार्मर्स के साथ की जाती है, इनके पास बड़ी बड़ी लैंड होती है। छोटे फार्मर्स का क्या करेंगे? छोटी सी ज़मीन है ना। कोई मतलब नहीं स्टेटमेंट का, दिस इज रॉन्ग। बट स्टिल वी हैव नॉट रीच द फाइनल आंसर, है ना। अपने को बाकी दोनों भी तो पढ़ना है ना। वी लीड द फर्स्ट वन। कह रहा है रीसेटलमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। पीपल, फार्मर की तो बात भी नहीं हो रही है, पीपल की बात हो रही है। uprooted from their countries due to war। अच्छा, by giving the large cultivable land which they cultivate war से related, मतलब farmers, people, war, क्या कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन ही नहीं है, कैंसल। अब लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं। अ कंपनी extends loan, technical knowledge and material inputs to a number of small farmers in an area, ठीक है, so they can produce the agricultural commodity required by the company for its manufacturing process and commercial production। ठीक है, स्मॉल फार्मर तो इसमें समझ में आ रहा है ना। लार्ज फील्ड कहाँ है इसमें? कंपनी लोन वोन दे रहा है, ठीक है, सब दे रहे हो, सब दे रहे हो, स्मॉल फार्मर्स को दे रहे हो एक एरिया में आप, है ना। लार्ज फील्ड कहाँ बन रही है? कंपनी वो उगाई
मैन्युफैक्चरिंग करेगी कहीं जाके, लार्ज फील्ड का कंसेप्ट कहाँ आ रहा है, इसमें तो आ रहा है ना, दे ऑर्गेनाइज सिंक्रोनाइज है ना, फिर सेलेक्टेड एग्रीकल्चरल ऑपरेशन कर रहे हैं लार्ज फील्ड बना के। तो बाई कॉमन सेंस दिस क्वेश्चन गेट सॉल्व, नॉलेज भी लग रही है, सबसे पहले इसमें देखो ट्रेंड लगा, फिर कॉमन सेंस लगी, फिर नॉलेज लग गई, उससे तीनों से आंसर अपना आ गया बी, है ना। देयर शुड नॉट बी एनी iota of doubt in this, है ना। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स MSP फॉर नाइजर सीड्स, करता होगा यार, है ना। ये तो मतलब नॉलेज से हो गया, नॉलेज है, होता ही होगा, राइट। नेक्स्ट है, नाइजर इज कल्टिवेटेड एज अ खरीफ क्रॉप, नहीं पता। नेक्स्ट है, सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज नाइजर सीड फॉर ऑयल फॉर कुकिंग, कुछ ट्राइबल लोग सीड ऑयल कुकिंग के लिए यूज़ कर रहे होंगे, बिल्कुल सही बात है ना। अपने को सबके बारे में थोड़ी ना पता है, करते होंगे। तो दिस स्टेटमेंट गेट्स, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट फ्रॉम नॉलेज, दो स्टेटमेंट सही हो गई, है ना। नन भी गलत हो गया, ओनली वन भी गलत, अब ओनली टू या ऑल थ्री में कोई एक सही है, राइट। यहाँ पे क्या है, लिखा है कि नाइजर जो है इट इज कल्टिवेटेड एज अ खरीफ। नाउ इफ वी हैव सीन कि या तो एग्जैक्टली पता हो ये राइस वीट टाइप का तो है नहीं, है ना। तो इसमें जिसका मतलब एग्जैक्टली वही है, और आजकल बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड इतनी टेक्नोलॉजी की वजह से भी चीज़ें, कोई भी चीज़ कभी भी उगा सकते हैं, है ना। तो दिस स्टेटमेंट कैन गेट रॉन्ग एंड कैन गेट राइट एज वेल, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो अगर कोई ये सोच ले कि अच्छा जी खरीफ की जगह हो सकता है रबी हो, है ना, तो उस वजह से गलत भी कर सकता है। लेकिन कोई ये सोचे आजकल तो भाई कुछ भी कभी भी कब सब कर रहा है ना, वो भी 12 महीने मिल रही है, तो उस वजह से देख के इसको सही भी मार्क कर सकता है। तो इसमें से आप कुछ भी मार्क कर लो, है ना। दिस इज प्योरली रिस्क, रिस्क नहीं लेना है तो स्किप कर दो। लेकिन व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट इज कि अगर आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं, यू शुड टेक द रिस्क, राइट। इसमें कोई दो राय ही नहीं है। नेक्स्ट, कंसिडर द इन्वेस्टमेंट्स इन द फॉलोइंग एसेट्स, इसमें क्या है, असेट्स की बात कर रहा है, इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनटैंजिबल इन्वेस्ट, इनटैंजिबल मतलब जिसको हम छू नहीं सकते, ठीक है। ब्रांड रिकॉग्निशन, कुछ चीज़ें रिकॉग्नाइज उसको छू सकते हैं क्या, मेरे को तो नहीं लगता छू सकते हैं, ठीक, सही बात है, इनटैंजिबल है। इन्वेंट्री, अरे भाई कुछ सामान रखा है तो उसको छू सकते ना, ये गलत हो गया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसको भी नहीं छू सकते, ये भी सही हो गया स्टेटमेंट। नेक्स्ट, मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट, अब मेलिंग लिस्ट ऑफ जो क्लाइंट्स है वो कितनी बड़ी लिस्ट है ना, 1000 2500 5, मतलब बहुत लंबी लंबी लिस्ट होती है, तभी तो वो डेटा बिकता है, तो ऐसे पेपर पे तो बिकता नहीं है ना, डिजिटल वर्जन में ही बिकता होगा, ये भी सही हो गया। तो 1 2 3 सही हो गया। अब ये क्वेश्चन वाला नहीं है कि ऑल 4 वाला, बिना पढ़े मार्क कर दिए भाई, पढ़ना है उसके बाद डिसाइड करना है कि ऑल 4 होगा कि नहीं, दिमाग तो लगाना है ना सब पे। इसमें ये पता है इन्वेंट्री तो नहीं होगा ना, तो ऑल 3 मार्क करो। यू हैव टू रीड प्रॉपरली, रीड विथ फोकस, मतलब भाई दोज 2 आवर्स आर वॉर जोन, है ना, ध्यान हटा दुर्घटना घटी वाला जो चलता है ना। नेक्स्ट, ये 5 चीज़ें दी हुई हैं, है ना। फॉर दी हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन 15th फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है, used how many of the above as the criteria other than population area and income distance, very static question, है ना, very static question। बताओ भाई क्या था इसमें, आई थिंक फॉरेस्ट इकोलॉजी था, गवर्नेंस टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स था, एंड डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस थी, है ना, ये दोनों नहीं था, तो इसका आंसर ओनली 3 हो गया। यहाँ पे एक और ट्रेंड आता है कि जब इस तरह की 5 स्टेटमेंट्स रहती है तो उसमें से 3 स्टेटमेंट सही हो जाती है, उस वजह से भी आप सही कर सकते हो, वरना ये तो भाई नॉलेज से सॉल्व होने वाला है, नॉलेज से भी हो जाता, ट्रेंड से भी हो जाता, राइट। नेक्स्ट,
कंसिडर द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स, ठीक है। अंडर ऑन हाउ मेनी ऑफ द अबव डज UNOPS, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन एस 3I, एस 3I मतलब ये 3I है ना, इनिशिएटिव फोकस फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है ना, और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, ठीक है। सस्टेनेबल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आई थिंक है, तो इसमें देखते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग सस्टेनेबल, सही बात है। मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, मास रैपिड रैपिड ट्रांसपोर्ट सस्टेनेबल है, मेट्रो लगा दिए, वो ले आए, मेगालेव ले आए, मैग्नेटिक ट्रेन्स सस्टेनेबल नहीं भाई। हेल्थ केयर सस्टेनेबल होगा, रिन्यूएबल सस्टेनेबल हो गई। तो थोड़ा सा अगर इफ वी रीड इन विथ फोकस एंड रीड इन डिटेल विल रीच द आंसर ओनली 3, वरना इसमें अगर ओनली 4 ही मार्क कर रहे हो, ऑल 4 मार्क कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। एवरीबडी इज मार्किंग, सबको नेगेटिव मिल रहा है, सबको नेगेटिव इसमें मिल रहा है, क्योंकि मैक्सिमम लोग ऑल 4 मार्क कर रहे हैं। बट यही वो क्वेश्चन है जिसमें आपको कॉम्पिटेटिव एज मिलता है, जिसमें आप +2 एज कम्पेयर टू अदर्स ले सकते हो इफ यू रीड प्रॉपरली, है ना, एंड ट्राई टू रीच द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अरे वाह, पॉलिटी शुरू हो गया, है ना। पॉलिटी की आई डोंट थिंक आई विल टेक एनी लेक्चर्स, मतलब मे बी आई जस्ट मेक यू गो थ्रू बैरक्स, बैरक्स से सवाल आ रहे हैं आजकल, और वो भी वो रेगुलर वाले नहीं, वो ढूंढ ढूंढ के पुराने पुराने इधर उधर से ला रहे हैं, जो इंसान जनरली नहीं पढ़ता है। तो उसके मतलब रिलेशन में आई थिंक आई जस्ट टेक 1 सेशन और मे बी 2 सेशंस, राइट, फॉर पॉलिटी। देखते हैं क्वेश्चन। इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मींस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भाई, इसीलिए तो मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भले ये लिखा हुआ था एग्जैक्टली इन आर्टिकल 21, इस चीज़ को मतलब इस चीज़ को बाद में वो मनिका गांधी वाले केस में इंक्लूड किया गया ना, मतलब रिकॉग्नाइज किया गया, क्यों, बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। इन दोनों का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब पॉलिटी भी एक एप्टीट्यूड बन जाता है भाई, है ना, पढ़ने के बाद, तो वही वाली बात है, सही है। नेक्स्ट, इन इंडिया prisons are managed by state governments, prisons पुलिस स्टेट सब्जेक्ट, ये तो पता है अपने को, prisons are managed by state governments, सही बात है, with their own rules and regulations for the day to day administration of prisons, बिल्कुल सही बात है ना। तभी तो अपन देखते हैं गोवा में जो पुलिस वाइट पहन रही है ना, अपने अगर देखा जाए तो यूपी में अपना वो खादी वाला पहन रहे हैं, है ना, कहीं और कुछ और पहन रहे हैं, कहीं डार्क खादी है, कहीं लाइट खादी है, अलग अलग जगह अलग जगह है, तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स का की वजह से ही वो है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि इन इंडिया प्रिजन्स जो हैं दे आर गवर्नड बाय प्रिजन्स एक्ट 1894 विच एक्सप्रेसली केप्ट द सब्जेक्ट ऑफ प्रिजन्स इन द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। क्या बताया था मैंने, ये एक्ट कोई पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, लेकिन ट्रेंड तो बताया था ना मैंने, सारफाइसी वाले एक्ट में ट्रेंड बोला था कि एक्ट कभी गलत नहीं होता भाई, है ना, यूपीएससी एक्ट्स को जनरली गलत नहीं बताती है, इस वजह से ये स्टेटमेंट सही होगी, ये स्टेटमेंट सही है। अब क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसमें कह रहा है कि प्रेजेंस, वो जो प्रेजेंट एक्ट 1894 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर डाल दिया, इस वजह से प्रेजेंस स्टेट गवर्नमेंट, सही बात है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स ही हैं, इस वजह से स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है, बिल्कुल सही बात है ना, वही चीज़, क्योंकि आप बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना इन सबसे इंस्पायर्ड थी, तो द स्टेटमेंट करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, मैंने बोला ना, मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में तो देख के आँख एकदम खुश हो जानी चाहिए कि भाई ये तो मैं सही कर गया हूँ। नेक्स्ट, which one of the following statements best reflects the chief purpose of the constitution of a country। ये भाई एकदम घिसा और पेटा क्वेश्चन है ना, हर दूसरे तीसरे साल रिपीट हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल, याद कर लो भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट, यही है, लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन यही है, वरना तो भाई खुल के कुछ भी करेगी ना गवर्नमेंट। अगेन वन ऑफ द easiest questions। नेक्स्ट, इसको तो कैंसिल ही कर दिया, तो उस पर अपन डिस्कशन भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस और बॉडीज, क्या कह रहा है, हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज
NCBC लेटेस्ट इंक्लूजन हुआ है, कौन से आर्टिकल्स, कौन से अमेंडमेंट्स हुआ है, विच अमेंडमेंट, टेल इन कमेंट्स, है ना, कमेंट में बताओ। नेक्स्ट NHRC, नहीं भाई इसका तो एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्ट, कौन सा एक्ट था, ईयर बताओ, 1990, कौन सा, NLC, नहीं भाई, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी थोड़ी ना, कहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, NCR, NCDRC, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तीनों, एक ही लिखा है, ओनली वन, लेट्स गो। अच्छा इसमें एक और ट्रेंड होता है कि जनरली जब 4 स्टेटमेंट होती है ना तो इसमें 2 आंसर हो जाता है 2, लेकिन वहाँ ये सब तब लगाना है जब आपको कुछ भी नहीं पता है। ये तो भाई पॉलिटी के क्वेश्चन है ना, पॉलिटी में तो भाई नॉलेज ही लगेगी, लगाओ नॉलेज, नॉलेज से नहीं लग रहा है, कॉमन सेंस नहीं चल रहा है, तब आप जाओ ट्रेंड वेंड पे, राइट। करेक्ट पूछ रहा है इसमें, क्या है, इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड, ठीक है, बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, सही बात है, ठीक है, ऑल एक्ट्स डन बाय हिम और हर इन द परफॉर्मेंस ऑफिस बिफोर द रिटर्न बिकम्स इनवैलिड, नहीं भाई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबली हैव बीन डिसॉल्व्ड एंड इलेक्शंस आर येट, नहीं भाई इतनी लेजिस्लेटिव ने एक आध से कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा है ना, सबका तो वेट भी नहीं कर सकते, हो सकता है कहीं प्रेसिडेंट रूल लगा, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, तो दिस हैज टू बी रॉन्ग, क्वालिटी एप्टीट्यूड। व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स टाइम लिमिट, नहीं भाई अभी डिस्कशन हो रहा है इसके बारे में, वरना पॉकेट वीटो का काम ही क्या है, दिस स्टेटमेंट आल्सो वर रॉन्ग, नन, इजी, एस्ट क्वेश्चन, राइट, easiest. Next, with reference to finance bill and money bill in the Indian Parliament, consider the following statements, क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, कह रहा है कि when the Lok Sabha transmits finance bill to the Rajya Sabha, it can amend or reject the bill, अच्छा, when the Lok Sabha transmits money bill to the Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill, it can only make recommendations, सही बात है। In the case of disagreement between Lok Sabha and Rajya Sabha, there is no joint sitting for a money bill, but a joint sitting becomes necessary for finance bill, necessary नहीं भाई, अच्छा फाइनेंस, अच्छा यहाँ पे क्या हो गया था ना, मनी बिल का तो ये तो स्टेटमेंट ठीक है, यहाँ पे फाइनेंस बिल और फाइनेंशियल बिल, अप्रोप्रिएशन, फाइनेंस बिल मतलब वो अप्रोप्रिएट जो बजट के टाइम आता है, उसमें थोड़ी कंफ्यूजन थी, उस वजह से ये स्टेटमेंट को आई थिंक सही मान लिया था, है ना, यानी ये तो गलत था ही, ये सही है, तो उस वजह से ओनली 2 आंसर था इसका। नेक्स्ट, कह रहा है कि वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एन एरिया एज अ कम्युनिटी रिजर्व, करेक्ट बताओ, कम्युनिटी रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व मतलब कम्युनिटी रह रही है ना, लोग रह रहे हैं, ये अपने को पता है, लोग रह रहे हैं, ठीक है, कह रहा है कि द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम्स द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट, नहीं पता, हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरिया, हंटिंग क्यों नहीं अलाउड होगी भाई, अब लोग रह रहे हैं, उसके ट्राइबल लोग रह रहे हो, उनको खाने के लिए चाहिए, हो सकता है वो चूहा खाते हो, है ना, छोटे मोटे जीव जंतु खाते हो, उनको हंटिंग अलाउड ही नहीं होगी, स्टेटमेंट गेट्स रॉन्ग। नेक्स्ट, पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, हाँ भाई जब रह रहे हैं तो उनको कलेक्ट करने, उनका जीवन यापन कैसे होगा, ये तो स्टेटमेंट सही होगी। पीपल ऑफ सच एरिया अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, नहीं भाई ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी तो हो सकता है, जूम हो सकता है, उसकी वजह से आग लग सकती है है ना, तो ये तो अलाउड नहीं होगा, जिसको काट दो बुरी तरीके से, दिस इज रॉन्ग, है ना, दिस इज करेक्ट, हंटिंग इज नॉट अलाउड, दिस इज करेक्ट, देखो इसमें वाला रूल भी लग रहा है, पीपल ऑफ सच एरिया, पीपल ऑफ सच एरिया, ओनली वन इज करेक्ट, ये वाला ट्रेंड लग रहा है ना, अपने को तो नॉलेज से लग गया कि हाँ भाई ये सही हो गया, ये गलत हो गया, लेकिन ट्रेंड से भी लग रहा है, तो ये तो हो गया, एक इसमें सही हो गया, इसमें गलत हो गया, है ना, तो मतलब वॉल्ट 4 भी नहीं होगा, है ना, और इसमें अपने को अभी क्या मिल गया, 2 गलत मिल चुका है ना, ये गलत मिल चुका है और ये गलत मिल चुका है, 2 गलत हो गया है, तो मतलब ओनली ऑल 3 भी नहीं, ओनली 3 भी नहीं होगा, ऑल 4 भी नहीं होगा, अब या तो ओनली 1 होगा या तो ओनली 2 होगा, तो ओनली 1 पे सिर्फ ये वाला सही होगा, ओनली 2 पर ये भी सही हो जाएगा। अब जब ऐसा स्टेटमेंट आता है जिसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, तो जनरली दिस इज करेक्ट,
ये अपन मान के चल लेते हैं। मतलब दिमाग लगाने वाली चीज़ ये थी कि दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं थी। दिस हैज़ टू बी करेक्ट। दिस इज़ अगेन बेस्ड ऑन ट्रेंड। इतना ट्रेंड अगर इंसान फॉलो क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं लग रहा है ना, नॉलेज भी नहीं लग रही है, कॉमन सेंस भी नहीं लग रहा है, तो ट्रेंड लगा के हम लोग ओनली टू की तरफ जा सकते हैं। वरना या तो आप स्किप कर दो, लेकिन विच आई डोंट रिकमेंड बिकॉज दो एलिमिनेट हो चुका है। जब दो एलिमिनेट हो चुका है तो स्किप नहीं करना है भाई, यू हैव टू टेक दैट रिस्क। एंड जब रिस्क लेना ही है तो टेक विद रिस्पेक्ट टू ट्रेंड, राइट। नेक्स्ट 39 कह रहा है विद रेफरेंस टू द शेड्यूल्ड एरियाज। शेड्यूल्ड एरियाज की बात कर रहा है ना। कंसिडर द फॉलोइंग इन इंडिया। शेड्यूल्ड एरिया मतलब फिफ्थ शेड्यूल की बात कर रहा है। करेक्ट पूछा है इसमें से, ठीक है। एक स्टेट के अंदर विद इन अ स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया टेक प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही बात। द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग अ शेड्यूल्ड एरिया इज द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोएस्ट इज द क्लस्टर ऑफ विलेजेस इन द ब्लॉक। नहीं पता। चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द कंसर्न स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट्स टू होम मिनिस्ट्री। नहीं भाई, मिनिस्ट्री गलत हो जाती है भाई, प्रेसिडेंट को भेजते हैं ये, है ना। ये गलत हो गया, ये सही हो गया, है ना। फिर देखो एक गलत एक सही, मतलब नन होगा नहीं, ऑल थ्री होगा नहीं। इस पे आ गई कहानी, फिर से इस पे आ गई दो पर। क्या कह रहा है कि द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल्ड एरिया इज द डिस्ट्रिक्ट। हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है। मेघालय में जैसे वो गारो खासी जयंती है, वो तीनों है, सिर्फ शिलोंग वाला एरिया नहीं है ना, तो हो सकता है वो पूरा डिस्ट्रिक्ट एक हो गया हो। तो डिस्ट्रिक्ट तो लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हो सकता है। लोएस्ट कह रहा है कि द क्लस्टर ऑफ विलेजेस इन द ब्लॉक। हाँ भाई, क्लस्टर ऑफ विलेजेस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो इसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी ठीक ठाक है। आई विल गो विद ओनली टू, है ना, मेरे को +2 मिल जाएगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव कर भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं बात है। मतलब दिस इज़ डिफिकल्ट क्वेश्चन, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि दिस इज़ नॉट इन रेगुलर सोर्सेज। ये तो कहीं लिखा भी नहीं है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं लिखा है ना। तो ये तो फिर मतलब कोई डिटेल में पढ़ता हूँ, उसके जो रूल्स बने होंगे उसमें कहीं होगा, तो कोई बात नहीं। अब पता चल गया ना, ठीक है। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देखो स्टेटमेंट वाला खुश हो जाओ, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ हेल्ड in some judgments that reservation policies made under Article 16(4) of the Constitution of India would be limited by the Article 335 for the maintenance of efficiency of administration। सही बात है, किसी जजमेंट में बोला होगा, इतनी सारी जजमेंट से किसी में बोल दिया होगा, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म। डिफाइन आर्टिकल, अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या डिफाइन करता है भाई, कितनी ही चीज़ें डिफाइन करता है ना। दिस हैज़ टू बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस हैज़ टू बी करेक्ट। रॉन्ग आ गया, आंखें खुश, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सी मार्क करो, खुश हो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, अब देखो ब्लू आ गया, हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर सब कुछ। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वॉज धन्यकटका विच फ्लरिश्ड एज अ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर द महासंघास, मतलब महायान बुद्धिज्म। प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर है धन्यकटका, कहाँ पे था। आंध्रा, गांधार, कलिंगा, मगध। अब देखो प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर की बात कर रहा है, धन्य कटाका की बात कर रहा है। अब इसमें नॉलेज तो भाई नहीं लग रही है, कॉमन सेंस भी नहीं लग रहा है। ट्रेंड, एक ट्रेंड लग सकता है इसमें। अब जब बुद्ध सेंटर की बात हो रही है तो गांधार, कलिंग, मगध, ये तीनों तो भाई सेम ही, मतलब बुद्ध सेंटर ही है। मतलब ये तो हम लोग डिटेल में पढ़ते ही पढ़ते हैं इसके बारे में। आंध्रा एक अलग है, तो वो ऑड वन आउट वाले ट्रेंड से दिस कैन बी करेक्ट, बट उससे आप मार्क करना चाहो तो कर लो, वरना स्किप इट। बट आई थिंक दिस इज समवेयर इन एनसीईआरटी, आई थिंक कहीं दिया हुआ है, या एनसीईआरटी में कहीं छुपा हुआ है ना, वो अपने को देखना पड़ेगा कौन सी एनसीईआरटी है, तो उस वजह से ही आंसर अपन मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट विद रेफरेंस टू द एंशिएंट इंडिया की बात हो रही है। कंसिडर फॉलोइंग द कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट ओरिजिन। जो भी हम लोग हिस्ट्री पढ़ाता है या पढ़ता है जिससे भी, वो नॉलेज से बता सकता है कि ये स्टेटमेंट तो भाई गलत है। वेद्स में लिखा हुआ है इसके बारे में, इट वॉज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स। इसको ये पता है कि अच्छा भाई रेलिक्स रेलिक्स में रखा था, तो उसकी वजह से ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि बुद्धिस्ट आए तभी उसके बाद से रेलिक्स रखना शुरू हुआ है ना। इफ दिस इज करेक्ट, दिस हैज टू बी रॉन्ग।
वरना तो नॉलेज से पता ही है कि भाई ये गलत है, ये सही है। स्तूप वॉज अ votive and commemorative structure in Buddhist tradition. सही बात है, सही बात है, गलत बात है। ओनली टू, गो फॉर इट। अच्छा ये कोई ट्रेंड मत बनाना कि तीन में भाई ओनली टू ज़्यादा सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ओनली वन। तीन में कोई कुछ नहीं लगता भाई, है ना। तीन स्टेटमेंट से तो कुछ भी आंसर हो सकता है, ऐसा कोई ट्रेंड मत बताने ना। विद रेफरेंस टू द एंशियंट साउथ इंडिया, कोरकई, पूम पहाड़, मुचाईरी आर। देखो पोर्ट्स तो रिपीटेड थी मेरा, वैसे भी जो भी संगमेश पढ़ता है उसको ये पता ही होता है। संगमेश का कुछ होगा मटेरियल, देख लेते हैं एक बार। संगमेश, मुचाईरी, पूम पुहार और क्या है, कोरकई, कोरकई, पूम पुहार, मुजाहिर, इसका भी ठीक है। नोट्स है भाई, नोट्स, नोट्स इतनी डिटेल में होने चाहिए आपके। ये देखो संगम एज पे तीन संगम, तमिल सोर्सेज, अदर सोर्सेज, चेरा संगम, संगम चोलस पांड्या, टाइटल्स, मैप, टर्म्स कौन से थे, और हिस्ट्री के कीवर्ड्स संगम एज में कौन कौन से थे। इतना डिटेल में संगम एज है, ठीक है। फोर्ट्स आंसर है, मार्क करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, which one of the following explain the practice of Vatta Kirutal as mentioned in the Sangam poems? संगम से दो क्वेश्चन आ गए, है ना। वत्ता किरुतल तो पढ़ के देख लेते हैं। वैसे तो दिस इज एकदम ही फर्स्ट टाइम नाम सुन रहा है। किंग्स एम्प्लॉय वेमेन बॉडी गार्ड्स, वेमेन बॉडी गार्ड्स वाला आई थिंक अशोका के टाइम पे था, है ना। तो ये तो गलत हो गया। लर्नेड पर्सन्स असेंबलिंग इन रॉयल कोर्ट्स टू डिस्कस रिलीजियस एंड फिलोसफिकल मैटर्स, मे बी, पता नहीं। यंग गर्ल्स कीपिंग वॉच ओवर एग्रीकल्चरल फील्ड्स एंड ड्राइविंग अवे बर्ड्स एंड एनिमल्स, पता नहीं। किंग डिफीटेड इन अ बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ, पता नहीं। तीनों ही नहीं पता। आई विल गो विद स्किप, है ना। तो बस स्किप कर सकते हैं, वरना आंसर इसका ये हुआ है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी है ना, स्किप वाले अभी तक कितने ही होंगे, मतलब मैंने तो अभी तक हार्डली आई थिंक 4-5 ही क्वेश्चन स्किप करवाए हैं, है ना। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द अबव डायनेस्टीज established their kingdoms in the early 8th century, मतलब 700 to 720 के आसपास इस्टेब्लिश किया हो। होयसला नहीं, गढ़वाल नहीं, ककातिया वारंगल नहीं, यादव वगैरह नहीं, भाई कोई नहीं है इसमें से, है ना। यादव वगैरह की बात तो उसमें आती है जब मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे वहाँ पे वो नीचे थे, ककातिया वारंगल भी नीचे थे, बाद में बना था गहड़वाल। ये तो आई थिंक वो टीपू सुल्तान वाले टाइम के आसपास वाले थे। टीपू सुल्तान नहीं, अपने पृथ्वीराज चौहान वाले, होयसलाज ऑफ नीचे वाले, तो वो भी बात नहीं थे, है ना। 13-14 सेंचुरी सारे उसी टाइम के, 13-14 वाले। ये सब गलत है, नन आंसर है, नॉलेज से सॉल्व हो सकता है भाई। नेक्स्ट, देवी चंद्र गुप्ता, बिल्हान नहीं भाई, आई थिंक दिस इज विशाख दत्त, है ना। हम मेरा महाकाव्य में नए चंद्र सूरी, मिलिंद पन्हा नागर, ये देखो, ये नॉलेज, ये नॉलेज, दिस इज नागसेन, नागसेन, है ना। नागसेन वो एक बुद्धिस्ट वो था, उससे मिला था एकदम, फिर वो पगला गया था, उसने किताब लिख दी, फिर नागसेन है, नागार्जुन नहीं है। ये भी गलत हो गया, दो गलत हो गया, और 4 हट गया, ओनली 3 हट गया, फिर इसमें 2 मर आ गए। हमीरा महाकाव्य कोई नहीं सुना है, नीति काव्य अमृत कोई नहीं सुना है। कुछ नहीं सुने हो तो सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है अगेन, लेकिन सूरी सूरी है, अगर ट्रेंड के साथ जाए, सेम तरह की बात हो रही है, इसमें से ओनली वन सही होना चाहिए, उसके हिसाब से मैं तो ओनली वन मार्क करता और नेगेटिव ले लेता, है ना। लेकिन जो दूसरी चीज़ है कि भाई एकदम ही जिसके बारे में नहीं सुने हो, तो हो सकता है उसको सही किया हो। अगर इसमें नन ऑप्शन होता ना, तो मैं नन के साथ भी जा सकता था, क्योंकि मैं सोचता कि ये दोनों सूरी सूरी को इंटरचेंज कर दिया है, ये दोनों तो गलत है, ये इसको इंटरचेंज कर दिया है, उस वजह से भी चला जाता। तो दिस इज अगेन अ नेगेटिव वाला ही क्वेश्चन, सही कर सकते हो तो मतलब मत, क्योंकि ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, नो सोर्स। कुछ सोर्स है मेरे में से मेरे पास जहाँ पे ये सब चीज़ें मिलेंगी, बट वो देखते हैं करवाना है कि नहीं करवाना है, या कब करवाना है, बिकॉज ऑलरेडी इट इज़ अप्रैल, नया रिसोर्स, नया मटेरियल देने का मतलब फिर आप उसमें खो जाओगे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। Souls are not only the property of animals and plant life, but also of rocks, running water and many other nothing. Souls की बात भाई जैनिज्म वाले ही करते हैं,
तभी तो नहीं मारते वारते हैं भाई, कुछ नहीं मारना किसी को। सिंपल इजी क्वेश्चन, इजी नहीं इजीएस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, among the following rulers of the Vijayanagar Empire constructed a large dam across, देखो विजयनगर इज कनेक्टेड विद तुंगभद्रा रिवर, ये तो पता है, एंड अ कैनल कम एक्वेडक्ट सेवरल किलोमीटर्स लॉन्ग फ्रॉम द रिवर टू द कैपिटल सिटी। अच्छा, इसमें सबसे फेमस यही है, या तो ये मार्क कर दो, है ना, नहीं मार्क करना है तो स्किप कर दो। इसके बारे में कहीं मेरे मतलब मैंने तो नहीं पढ़ा है कहीं डिटेल में, तो यू कैन आइदर स्किप और जस्ट मार्क दिस। नेक्स्ट, who among the following rulers of medieval Gujarat surrendered due to Portuguese? मेरे भाई नोट्स में था, मॉडर्न हिस्ट्री के, है ना, जो पोर्टुगीज़ पढ़ते हैं, इसलिए मेरे को पता था, वरना ये कहीं लिखा नहीं है, तो इसलिए दिस इज अगेन स्किप कर दी क्वेश्चन, या पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है। By which one of the following acts? By acts. I will do it. Which will be the best lecture on YouTube? इतना डिटेल में इतना अच्छे से कराऊंगा ना भाई, ये क्वेश्चन तो पहले तो हो ही नहीं सकते, प्लस अगर मीन्स में भी आ गया कभी, इसके आगे पीछे की कहानी बताओ, यू विल डू दैट एज वेल, इतना बढ़िया से करवाता हूँ, है ना। अभी के लिए ये कर देते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली 33 है भाई, है ना, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। आई थिंक 50 क्वेश्चन हो गए हैं, वी शुड स्टॉप, है ना, नेक्स्ट 50 विल टेक इन अदर। तो अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक इसमें अपन ने 50 क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, है ना। इसमें हमने देखा अप्रोच कैसे करते हैं, सवाल पढ़ते कैसे हैं, हाउ टू रीड, है ना, वी हैव अप्लाइड नॉलेज, वी हैव अप्लाइड कॉमन सेंस, वी हैव अप्लाइड ट्रेंड, है ना, उससे वी हैव ट्राइड टू रीच द करेक्ट आंसर, है ना। वी हैव ऑल्सो सीन स्किप कर दी क्वेश्चंस, कि कौन से क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं, है ना, एंड वी हैव सीन हाउ टू फेच मैक्सिमम मार्क्स from existing knowledge plus common sense plus trends, right? This is all for this lecture, है ना। वेट फॉर द पार्ट 2, उसको हम लोग उतनी डिटेल में करेंगे, राइट।